बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अतिबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि हमने हकीकत कानून मुफ़रद अज़ा के तहत एक क्लास का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो कि उस्ताज़ मुकर्रम हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब के मतब पे साबर मुल्तानी दवाखाना कराल चौक में जिस पर इनकाद होती है ये क्लास। तो उस क्लास में हमने टेस्ट को समझने का एक सिलसिला पिछली चंद नशिस्तों से शुरू किया हुआ है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा जो टेस्ट है वो ब्लड सीपी है। ब्लड सीपी को सीबीसी भी कहते हैं। जब हमने मरीज़ को लिख के देना है तो ये टेस्ट ही लिख के देना होता है इन वर्डिंग्स के साथ। हमारे लिए थोड़ा सा ये भी एक सवाल आया कि हमने क्या लिखना है मरीज़ को, जब हमने टेस्ट को लिख के देना है तो क्या लिखना होता है। तो जो हेडिंग होती है हमारे टेस्ट की, वही टेस्ट की जो है वो नाम होता है जो हमने लिख के मरीज़ को देना होता है लेबॉर्ट्री में देने के लिए। ठीक है जी। तो ये मैंने सामने लिखा है, जो इस टेस्ट का नाम है यही हमने पेशेंट को लिख के देना होता है और इसी के मुताबिक जो है वो लैब में जाएगा और उससे जो लैब वाला है वो मुतलका यही टेस्ट करके देगा। ये टेस्ट हमने कब कब करवाना होता है वो इस टेस्ट की तफसील के बाद इंशाल्लाह मैं आखिर में ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि किन किन अमराज़ के साथ अगर मरीज़ या किन अलामात के साथ मरीज़ हमारे पास आता है तो हमें हमारे जहन में आना चाहिए कि हमने ये टेस्ट करवाना है। पिछले जो टेस्ट करवाए हैं उनमें भी ये टेस्ट के अंदर ही ज़िमनन ये बातें आती रहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ दोस्तों को समझने में मुश्किल आई कि हमने कब ये टेस्ट करवाना है। तो अब इस हेडिंग के तहत जो है, इस उन्वान के तहत हम आखिर में ये ज़रूर बताएंगे कि किन किन अलामात के साथ मरीज़ हमारे पास आता है तो हमने ये टेस्ट करवाना है। शुरू करते हैं टेस्ट को। ब्लड सीपी को सीबीसी भी कहते हैं और ब्लड सीपी भी कहते हैं। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। और ब्लड सीपी को हम कहते हैं कंप्लीट पिक्चर, यानी ब्लड कंप्लीट पिक्चर, यानी खून की मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने होती है और खून को कंप्लीट ब्लड काउंट हमारे सामने आता है। खून में जो जो भी चीज़ें हैं उनका एक काउंट जो है, यानी कौन से अज्जा खून के कितनी कितनी मकदार में खून में मौजूद हैं, ये चेक करने के लिए जो टेस्ट करवाया जाता है उसे हम सीबीसी या ब्लड सीपी कहते हैं। ये टेस्ट इंतहाई अहम है, जो कि तकरीबन हर मर्ज़ के हवाले से हमें जो है वो करवाना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक तो लेवल्स क्लियर हो जाते हैं हमें कि कौन कौन से अज्जा जो हैं खून के अंदर पाए जाने वाले अज्जा जो हैं वो किस मकदार में मौजूद हैं, और फिर हमें उसकी बेस पे प्रेडिक्ट करने में ज़रा आसानी होती है। एक तो इलाज मालजे के हवाले से कि फ्यूचर में जो है ये इन्फेक्शन या ये बीमारी जो है वो किस तरफ जाएगी, और बाज़ बीमारियों की तशख़ीस के हवाले से भी जो है ये इंतहाई ज़रूरी होता है। वो हम बीमारियां सामने लिखेंगे अभी। दोनों सूरतों में जो है ये एक इंतहाई अहम टेस्ट है। हम अमूमन जो है इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ से, जब तक ये नॉर्मल लिमिट से बाहर ना चला जाए तो उस वक्त तक अहमियत नहीं देते मौलजीन हज़रात, लेकिन इसका थोड़ा बहुत भी अगर लेवल में फ़र्क आ रहा होता है तो उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी होती है। खून जो है बेसिकली जो है वो ये टेस्ट जो है हमें खून के 3 अज्जा के बारे में वो बताता है। सबसे पहले जो है वो रेड ब्लड सेल्स। मैं एक खाका सा बना के पहले आपके सामने रखता हूँ कि खून में अगर हमारे पास ये एक ट्यूब है तो तनासब के हिसाब से इसमें चीज़ें जो हैं वो किस हिसाब से पाई जाती हैं। तो इसमें जो 44% हिस्सा है वो रेड ब्लड सेल्स का होता है। रेड ब्लड सेल्स, ठीक है जी, ये रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। 1% जो है इसमें प्लेटलेट्स,
प्लस वाइट ब्लड सेल्स WBCs। और 55% जो है ब्लड में प्लाज्मा होता है। तीन चीज़ें हमारे सामने आई, उनकी हमने परसेंटेज भी देखी कि अगर हम बॉटल में, हमारे पास ट्यूब में, कंटेनर में ब्लड होता है तो उसमें कौन सी चीज़ें किस किस हिसाब से होंगी। उसमें तीन चीज़ें अब हमारे सामने आ रही हैं। RBCs हैं, दूसरे नंबर पे WBCs और तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स। RBCs खून के सुर्ख ज़रात, WBCs खून के सफ़ेद ज़रात और प्लेटलेट्स। अब हम बारी बारी देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हमारे सामने अब आई हैं। RBCs खून में सुर्ख ज़रात होते हैं, खून के सफ़ेद ज़रात हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जिस्म में, इनकी कितनी कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है और ये क्या क्या जिस्म में काम सर अंजाम देते हैं, इनके ज़िम्मे क्या क्या काम है। अब प्लाज्मा जो है, सबसे पहले हम इसे, क्योंकि ऊपर है तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा जो है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। मसलन इसमें वाटर प्लाज्मा में का ही एक हिस्सा है। मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस इसी में पाए जाते हैं। वेस्ट जितना भी होता है ब्लड का, ब्लड में जो, जैसे डेड ब्लड सेल्स अपनी एक नॉर्मल लाइफ के बाद जब डेड होते हैं तो वो वेस्ट की शक्ल में मौजूद होते हैं, तो वो वेस्ट जो है वो फिर प्लाज्मा में आ जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा का हिस्सा होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैसेस हैं जो ब्लड में ट्रैवल करती हैं वो भी इस प्लाज्मा का हिस्सा होती हैं। ये चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाती हैं। प्लाज्मा के बाद हमारे पास RBCs रेड ब्लड सेल, WBCs वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं। अब हम बारी बारी इन तीनों चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं RBCs की तरफ, यानी रेड ब्लड सेल्स। खून के जो सुर्ख ज़रात हैं ये बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल पे हम पहुँचे थे। खून के जो तीन मेजर पार्ट्स हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स हमारे अब सामने हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं, खून के सुर्ख ज़रात जो हैं, वो जिस्म में ट्रांसपोर्टेशन का काम सर अंजाम देते हैं। जिस्म में जितनी भी ऑक्सीजन है वो ब्लड ने ही, इस रेड ब्लड सेल ने ही हर सेल तक लेके जानी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक लेके आना भी रेड ब्लड सेल्स के ही ज़िम्मे होती है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये हीमोग्लोबिन से बने होते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेन करती है। यानी जिस्म में जब हम आयरन की कमी महसूस करें, कोई पेशेंट अनीमिक हमारे पास आता है तो हमने ये टेस्ट करवाना होता है, और उसमें हमें RBCs जो हैं वो, जब इनका लेवल कम होगा तो हमें पता चल जाता है कि ये शख्स जो है, ये मरीज़ जो है, ये खून की कमी का शिकार है। RBCs में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो हीमोग्लोबिन है और दूसरी जो है HCT हेमोक्रेट्स।
होते हैं। हेमोक्रेट्स जो हैं ये सुर्ख खुलियात की फ़ीसद मकदार को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। यानी अगर कहा जाए कि HCT जो है उसकी वैल्यू ब्लड में अगर 40% है तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट जो एक ब्लड वॉल्यूम है हमारे पास उसमें से 40% जो है वो RBCs पे वो खून मुश्तमिल है। ठीक है जी, ये भी एक इंतहाई अहम फाइंडिंग होती है हमारे इस टेस्ट में। RBCs में हमने दो चीज़ें जो हैं वो देखी। नंबर एक हीमोग्लोबिन, जिसे HB से भी हम लिखते हैं, एब्रीवेशन जो है इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो 12 से 17 mg पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल हमारे पास एक लेवल है HB का 12 से 17 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से। अगर 12 से कम होता है तो हम कहेंगे कि ये शख्स जो है, ये हमारे पास जो मरीज़ है ये अनीमिक कंडीशन में है, इसमें खून की कमी है। और अगर ये 17 से बढ़ जाता है तो फिर भी हमें ये रूल आउट करना है बाकी WBCs और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि ये किन बीमारियों की तरफ जा रहा है। कैंसर, ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में, कैंसर पेशेंट्स में ये बढ़ जाते हैं, WBCs की मिक़दार भी बढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात हीमोग्लोबिन जो है वो भी जब बढ़ते हैं तो वो भी फटने के सबब जो है वो कैंसर सेल्स अडॉप्ट कर जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की हेमोक्रेट्स, HCT। ये 40 से 50 mg पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज है। और रिसेंटली जो हमारे पास जिस तरह के वायरल इन्फेक्शन आ रहे हैं और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की तरफ भी ये HCT जो है वो इशारा देती है। जब ये इसका लेवल गिरता है, मतलब बिलो 40 आता है तो 30 या 20 तक आ जाता है, तो ये इंडिकेट करती है मुख्तलिफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की तरफ, जिनमें सर फेहरिस्त जो है हमारे पास लास्ट 2-3 सालों में जो हमने देखा कि डेंगू के मरीज़ों में जो है ये हेमोक्रेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं, प्लेटलेट्स भी गिरते हैं और उसके साथ साथ HCT लेवल जो है वो भी गिर जाता है। टाइफाइड के पेशेंट्स में भी देखा गया कि ये लेवल जो है वो गिर जाता है। अगर ये लेवल कम है HCT का और प्लेटलेट्स का लेवल कम है तो हम इन बुखारों की तरफ जा सकते हैं। हमारा जहन जाना चाहिए कि इस पेशेंट का जो बुखार है मे भी ये जो है ये डेंगू का या टाइफाइड का होगा। फिर वो डेंगू और टाइफाइड का स्पेसिफिक जो टेस्ट हैं वो भी करवा के तो उसकी तसल्ली कर लेनी चाहिए। लेकिन CP के ये लेवल्स जो हैं इंडिकेट करते हैं, हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं मज़ीद बीमारियों को समझने के लिए। ये था जी RBCs। इसके बाद हम अब WBCs की तरफ बढ़ते हैं, खून का जो दूसरा मेन पार्ट। वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद ज़रात। ये जो खून के सफ़ेद ज़रात हैं ये जिस्म इंसानी में एक डिफेंस मेकनिज़म के तौर पे काम करते हैं। ये खून जिस्म इंसानी में क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो इन्हीं के सबब कायम होती है। ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बहाल रखते हैं और ये एक जैसे एक मुल्क की एक आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, वो उसने पूरे मुल्क की हिफाजत करनी होती है, तो वाइट ब्लड सेल्स ने ही पूरे जिस्म की जो है वो हिफाजत करनी होती है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं अगर डिस्टर्ब होते हैं तो ये बहुत सारी जो है जब डिफेंस नहीं कर पाएगी बॉडी की तो बॉडी बहुत सारे जो है वो अमराज का शिकार हो जाएगी। नॉर्मल लेवल जो है इसका हमारे पास जो है वो 4000 से लेके 11,000 तक है जी।
और इसे हम नापते हैं MC 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। मिली लीटर में ये इसका पैमाना है हमारे सामने। नॉर्मल इसकी लेवल जो है वो 4000 से 11000 तक है। अगर 11000 से बढ़ते हैं तो ये भी एक ख़तरे की अलामत होती है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये कैंसर की तरफ ले जाते हैं पेशेंट को। अगर बहुत ज़्यादा गिर जाएं तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब होता है और इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का शिकार हो जाता है। WBCs में मज़ीद जो है आगे क्लासिफिकेशन की गई है इसकी, वो फिर डीपली हम जो है वो बाद में किसी नशिस्त में पढ़ेंगे। अभी इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो आगे की गई है वो नाम जो है वो सिर्फ लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जब हम दोबारा इस टेस्ट की तरफ आएंगे। तो WBCs की मज़ीद क्लासिफिकेशन की गई है न्यूट्रोफिल्स में, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये सारे भी खून WBCs का हिस्सा है। ये WBCs जो हैं वो सारे, इनको मज़ीद इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, इनकी इकसाम इसको तकसीम किया गया है समझने के लिए, मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस में मज़ीद आसानी पैदा करने के लिए। ये WBCs मज़ीद जो हैं ये इसी की इकसाम हैं। खून के सफ़ेद ज़रात जो हैं वो इतने मज़ीद जो हैं इनको हमने डिवाइड किया है मुख्तलिफ़ नामों के साथ, तो मुख्तलिफ़ बीमारियों को समझने के लिए। इतना अभी हमने इसको ओवरऑल WBC को कवर, अपना ब्लड CP को कवर करना है, तो हम इनकी डिटेल में इंशाल्लाह बाद में किसी दिन जो है इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। अब हम चलते हैं इसके तीसरे हिस्से की तरफ। तीसरा हिस्सा इंतहाई अहम, हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये खून के वो खुलियात हैं जिन्होंने खून को गाढ़ा करना होता है। अगर ये प्लेटलेट्स अपने नॉर्मल लेवल से गिर जाते हैं तो खून का जो गाढ़ापन है वो मुतासर होता है, खून इंतहाई पतला हो जाता है। और जब ये एक बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो खून जो है वो मुख्तलिफ़ मजारी से जो है वो ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने डेंगू के मरीज़ों में देखा कि प्लेटलेट लेवल बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से उनके खून जारी हो जाता है नाक से, मुंह से, और छींक भी मारें तो वो खून आना शुरू हो जाता है। इसी तरह पेशाब और पखाने से भी खून जारी हो जाता है। तो ये एक इंतहाई फिर लास्ट स्टेजेस पे जाके जब इसकी नॉर्मल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा उससे नीचे आ जाता है तो खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, खून को गाढ़ा नहीं कर पाता। तो खून गाढ़ा ना होने की वजह से फिर जमना भी उसके लिए मुश्किल होता है, तो वो जिस्म से फिर निकलना शुरू हो जाता है, जो कि ख़तरनाक सूरत होती है। नॉर्मली जो है हमारे पास 1,50,000 से 4 लाख तक इसके हमारे पास एक नॉर्मल लेवल है। और जब ये 1,50,000 से 4 लाख तक प्लेटलेट्स लेवल होता है, अगर ये 1,50,000 से नीचे गिरते हैं, मतलब ये अगर लाख पे आ जाते हैं, 70-80 हज़ार नीचे और मज़ीद कम गिरते गिरते, तो जब ये 20,000 तक आ जाते हैं तो पेशेंट्स में देखा गया कि जब 20,000 से कम होते हैं तो उन पेशेंट्स को जो है ना फ़ौरन फिर प्लेटलेट्स जो है वो लगाना पड़ता है।
अगर ना लगाए जाएँ तो ये एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है, और उसके अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो फिर कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो जो ही लेवल्स गिरना शुरू हों तो उसी वक्त जो है उसको रोकने के लिए जो भी इलाज मुआवजा है वो फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम इसके लेवल्स पे तवज्जो नहीं देते, और दूसरी बात यह है कि ये प्लेटलेट्स के जब इलाज हम कर रहे हों इलाज मुआवजे के दौरान, तो हर दूसरे दिन 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद, एक दिन या 2 दिन के बाद जो है ब्लड सीपी बार बार जो है वो रिपीट करा के देखना चाहिए कि ये लेवल जो हैं वो गिर तो नहीं रहे, या स्टेबल हुए हैं, या बढ़ना शुरू हुए हैं। ऐसे नहीं है कि हमने पेशेंट को आया हमारे पास, हमने दवाई दी और 1 हफ़्ते की या 2 हफ़्ते की दवाई दे दी कि जी जी आप खाते रहें, और 2 हफ़्ते बाद तशरीफ़ लाएँ। स्पेशली जब प्लेटलेट्स का मामला हो तो मरीज़ को हर दूसरे दिन लाजमी आपने बुलाना है, 24 घंटे 36 घंटे के बाद वो लाजमी नया सीपी करवा के लाए, क्योंकि ये विद इन आवर्स गिर जाते हैं, चंद घंटों में ही ये बहुत अगर गिरना शुरू हों तो बहुत तेज़ी के साथ ये गिरते हैं, और जो गिरते हैं तो जो है वो पेशेंट जो है वो अनस्टेबल कंडीशन की तरफ चला जाता है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, कोई चीज़ ठहरती नहीं है, टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है साथ। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो मरीज़ को आपने लंबे अरसे के लिए दवाई नहीं देनी, बल्कि शॉर्ट टर्न्योर के लिए दवाई दें, और उसे फॉलो अप के लिए जो है वो लाजमी हर रोज़ बुला सकते हैं तो ईज़िली आ सकता है, तो हर रोज़ बुलाएं और नई रिपोर्ट के साथ आए, ताकि आपको क्लियर हो अद्वियात वगैरह में को देख के उसकी डोज़ एडजस्ट करने में, और पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जो है उसके लेवल्स को जो है मद्देनज़र रख के इलाज मुआवजा किया जाए। फिल फॉर जो है ज़रूरी होता है इसका इलाज, क्योंकि अगर ये ड्रॉप हो जाए तो फिर पेशेंट को संभालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हमने इसमें पढ़ी आज के टेस्ट में। खून के ब्लड काउंट में एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आई, सीबीसी ब्लड का कंप्लीट काउंट जो है कंप्लीट ब्लड काउंट आज हमने पढ़ा, और उसमें हमने 3 चीज़ें देखी कि सबसे मेजर पार्ट जो है ब्लड का वो आरबीसीज़ हैं, दूसरे जो है वो डब्ल्यूबीसीज़ हैं, और तीसरे जो हैं वो प्लेटलेट्स हैं। ये कम, इनके लेवल भी अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं, ये कम हो तो कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, इनके जो फंक्शंस हैं जिस्म में वो भी हमने डिस्कस किए। आखिर में हम जो है वो अब देखते हैं कि कौन सी अलामात के साथ अगर मरीज़ हमारे पास आता है या कौन सी बीमारियों के साथ, तो हमें उसका जो है सीबीसी करवाना चाहिए या ब्लड सीपी टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे हैं। मसलन अगर बुखार के साथ हमारे पास मरीज़ आ रहा है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार हैं, टाइफाइड का है, मलेरिया बुखार है, डेंगू का बुखार है, या कोरोना का बुखार है, तो किसी भी अगर बुखार के साथ हमारे पास आता है तो हमें चाहिए कि उसका ब्लड सीपी करवा दें। दूसरी कंडीशन, अगर मरीज़ अनीमिक है, वो उसके चेहरे से ही अगर जर्द मालूम हो रहा है, नज़र आ रहा है कि ये हमें महसूस होता है कि इसमें खून की कमी होगी, अगर चेहरे ही उसका जर्द है, नाखून जो है उसके बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके हैं, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, जर्द पड़ चुका है, फीका पड़ चुका है, अनीमिक कंडीशन में हमारे पास आता है, तो हमें ये करवा लेना चाहिए। तीसरा, ल्यूकीमिया के पेशेंट्स के तो रेगुलर साथ साथ चलते रहते हैं, वो करवाने चाहिए। जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं ल्यूकीमिया को। इसी तरह किसी और कैंसर में हमारे पास पेशेंट आता है तो उसका भी ब्लड सीपी करवा लेना चाहिए। इसी तरह जो थैलेसीमिया के जो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है मर्ज़, उसमें भी ब्लड सीपी या ब्लड सीबीसी जो है वो मस्ट होता है, बार बार करवाना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि अब उनका एचबी लेवल कहाँ पे है, कब उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और कितना अरसा जो है वो चलते हैं, उसे रूल आउट करने के लिए चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात जो इस्तेमाल करवाई जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में दवाइयाँ अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, उनके
इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स को मोनीटर करने के लिए भी ब्लड सीपी जो है वो करवाया जाता है कि हमने जो अद्वियात दी उसका मरीज़ के जिस्म पे क्या असरात मुरतब हुए। जब मरीज़ हमारे पास आया, हमने इलाज मुआलजा शुरू किया तो उस वक़्त ये करवा लेना चाहिए, और इलाज के दौरान या इलाज के अख्ताम पे भी हमें करवा लेना चाहिए। यानी कि मुख्तलिफ़ अद्वियात के असरात जिस्म इंसानी पे कैसे और क्या क्या रोनुमा हुए हैं उन्हें रूल आउट करने के लिए भी हमें करवा लेना चाहिए। इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन टू एग्ज़ामिन इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, यानी मुख्तलिफ़ अद्वियात के जिस्म पे असरात क्या रोनुमा हुए, उन्होंने जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ पैदा की, क्या क्या बेहतरियाँ आईं और क्या क्या जिस्म को नुकसान पहुँचा। दोनों सूरतों में जो है ब्लड सीपी जो है हमारी रहनुमाई करता है। ठीक है जी, आज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि हमने काफ़ी कवर कर लिया है। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।